आप देख रहे हो इको गुरु कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर हमने पब्लिक इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया हुआ। इससे पहले पब्लिक इकोनॉमिक्स के हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है 4 टॉपिक है। सबसे पहले जो हमने टॉपिक किया वो है कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस में क्या डिफरेंस है। सेकेंड टॉपिक जो हमने किया वो है कि लम्प सम टैक्स अंडर मोनोपोली अगर लगाया जाता है तो उसका जो बर्डन है वो प्रोड्यूसर बियर करेगा या फिर कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। फिर थर्ड हमने टॉपिक किया कि अंडर मोनोपोली यदि हम पर यूनिट टैक्स लगाते हैं तो उसका बर्डन प्रोड्यूसर के ऊपर जाएगा या कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। अगर आप इन तीनों टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ये 3 यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहे हैं। इन तीनों डायग्राम को अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। यानी कि सोल्व मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये तीनों के तीनों कंसेप्ट बेस्ड है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्स शिफ्टिंग। टैक्स शिफ्टिंग कहाँ पर टैक्स शिफ्टिंग वो है कि जब एक इंडस्ट्री को इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, जब एक इंडस्ट्री को डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं और जब एक इंडस्ट्री को कॉन्स्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो टैक्स है वो कंज्यूमर के ऊपर प्रोड्यूसर क्या शिफ्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसी को जानने के लिए हमें इन तीनों डायग्राम को एक बार देखना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को लगेगा कि सप्लाई कर्व भी कभी नीचे की तरफ होता है क्या वो भी डाउनवर्ड स्लोप होता है? हाँ होता है। किस समय होता है? जब एक इंडस्ट्री इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अंडर काम कर रही हो। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अंडर काम करने का यहाँ पर मेरा मतलब है कि यदि आप पर यूनिट प्रोडक्शन को इंक्रीज करें तो उसके जो पर यूनिट प्रोडक्शन के इंक्रीज करने से जो उसकी एवरेज कॉस्ट है वो कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन करे। तो जो इंडस्ट्री का जो सप्लाई कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि जो कॉस्ट निकाली जाती है वो क्या है, सप्लाई के थ्रू तो होगी। यानी कि सप्लाई जब आप बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। तो कॉस्ट और सप्लाई कर्व सेम ही है। उसके बावजूद आप देखोगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ई पॉइंट जो है, यहाँ से आप देखो कि यहाँ पर इतना क्वांटिटी है क्यू नोट और जो प्राइस है यहाँ पर पी नोट। इसी केस में अगर एक इंडस्ट्री ऐसा है और गवर्नमेंट यहाँ पर अगर टैक्स लगाती है प्रोड्यूसर के ऊपर, तो जो सप्लाई करा हुआ है वो S1 से S1 हो जाएगा। हो गया। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट आपका वो भी चेंज हो गया और जो प्राइस है वो भी चेंज हो गया। लेकिन देखना ये है कि चेंज कितना हुआ। आउटपुट आपका क्यू नोट से Q1 हो गया, इनकी डिक्रीज हो गया। प्राइस आपका पी नोट से P1 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको 2 चीजें देखनी है कि प्राइस में कितना चेंज आया और टैक्स कितना लगा। देखो ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ से जो टैक्स लगा है ना ये वाला हिस्सा टैक्स का होता है। ये कोई बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है। क्योंकि टैक्स ऐसे जा रहा है तो इसी पॉइंट से आप मेजर करोगे कि टैक्स कितना लगा और जो प्राइस है वो कितना चेंज हुआ। अब देखो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये एस लाइन थी, एस से S1 हुई। तो जो टैक्स की शिफ्टिंग है ना वो बेटा ये है। चेंज इन जो टैक्स है वो ये है, यानी कि सॉरी चेंज इन टैक्स नहीं, खाली जो टैक्स है, टैक्स जो लगाया गया प्रोड्यूसर के ऊपर वो इतना है। और जो प्राइस है, प्राइस पहले पी नोट था, P1 हुआ। यानी कि जो प्राइस में चेंज आया है वो ये पूरा का पूरा है, यानी कि ए से। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो ये ए से सी तक जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये पूरा का पूरा हिस्सा चेंज इन प्राइस है। तो आप देखो टैक्स इतना आप देख पा रहे होगे और जो प्राइस है वो इतना, यानी कि प्राइस में चेंज इतना। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है आपको कि जो चेंज इन प्राइस है वो है AC और जो टैक्स लगा वो लगा AB। तो यहाँ पर आप देखो कि जो AC है वो ग्रेटर देन है AB से। या फिर दूसरे केस में आप बोल सकते हो कि जो चेंज इन प्राइस है वो ग्रेटर देन है टैक्स से। जो ये आपको दिख रहा है ना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब इस प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाया गया होगा तो इस प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाने से
ये जब आगे प्रोडक्शन कर रहा था तो इसकी पर यूनिट डिक्लाइन कर रही थी, पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन जैसे ही इसका प्रोडक्शन घटा, आगे जाता तो यूनिट पर यूनिट प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करता तो कॉस्ट डिक्रीज करती है। लेकिन अगर ये पीछे की तरफ शिफ्ट होता, पीछे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है जैसे ही टैक्स लगेगा तो इसकी सप्लाई घटेगी, सप्लाई घटने से इसकी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि यदि वो 10 मार्कर बनाता है तो उसकी कॉस्ट आती है मान लो कि 100 रुपये। यदि वो आगे जाता जाए, मान लो कि 11 मार्कर बनाए तो एक मार्कर की 10 आई हुई थी, तो नेक्स्ट जो 11th उसने मार्कर बनाया है उसकी कॉस्ट हो सकता है कि 9.80, यानी कि कुछ मतलब 9.80 आज आए। या फिर आप देखोगे उसकी अगर वो 12th पेन भी बनाए, कि 12वां अगर वो पेन बनाए तो उसकी कॉस्ट हो सकता है कि उस जो 12वां जो पेन बनाएगा उसकी हो सकता है कि 9 रुपीज आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे आगे की तरफ तो पीछे की तरफ वो जब शिफ्ट करेगा 9, मान लो कि पहले क्या आई 980 जो 11वां था, और 12वां जो मार्कर था उसकी आई मान लो कि 970। तो 970 से अगर उसको पीछे जाना पड़े तो उसकी कॉस्ट बढ़ी हुई है ना 980। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर वो पीछे की तरफ आता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो कॉस्ट भी जितनी उसकी बढ़ी है और जितना उसके ऊपर टैक्स लगा, दोनों ही प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो ये वो केस है जहां पर चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन होगा टैक्स। और इसका मतलब है कि उसने क्या किया, जितना प्राइस जो ये चेंज हुआ है इसके अंदर ये इतनी उसकी कॉस्ट चेंज हुई है, डिक्रीज होने से जो प्रोडक्शन उसका डिक्रीज हुआ, उसके डिक्रीज होने से उसकी जो कॉस्ट बढ़ी ये वाली है, और जो उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे वाला, दोनों को ही वो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देगा। जब वो कंज्यूमर के ऊपर इसको शिफ्ट करेगा तो यही वो केस है जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात की जाती है, जहां पर जो कंज्यूमर है वो सबसे ज्यादा वर्स ऑफ होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो लॉस होगा इन तीनों केस में से वो इसी के अंदर होने वाला है। सेकेंड केस को हम देखते हैं कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है कि अगर पर यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है तो आगे जाने से जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट क्या करेगी, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज करेगी, इसलिए सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप है। तो ई पॉइंट पर आप इक्विलिब्रियम में ये इतनी क्वांटिटी है क्यू नोट और ये पी नोट प्राइस है। अगर यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स के लगाने से जो सप्लाई है वो एस से S1 हो जाएगी, और जो क्वांटिटी है यहाँ पर वो रिड्यूस होकर क्यू नोट से Q1 हो जाएगी, और जो प्राइस है वो P1 से P1 हो जाएगी। अब देखो जो इनिशियल सप्लाई को ये जो लाइन जहां पर कट करती है यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बता नहीं पाओगे कि प्रोड्यूसर के ऊपर कितना गया और कंज्यूमर के ऊपर कितना गया। तो देखो सप्लाई S से S1 होने पर जो टोटल टैक्स लगा है वो टैक्स है ये कोई A पॉइंट है, ये कोई मान लो कि B पॉइंट है, और ये कोई C पॉइंट है, या उल्टा रख लो कि ये A है, ये B है और ये C है, A1 B1 C1, आपकी मर्जी, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो चेंज इन प्राइस है वो कितना हुआ, P नोट था ना, तो P नोट से P1 यानी कितना ही तो बढ़ा, ये प्राइस है, इसको आप बोलोगे चेंज इन प्राइस। लेकिन अगर आपसे टैक्स पूछा जाए तो टैक्स कितना है, टैक्स तो ये टोटल हो जाएगा, तो जो टैक्स है वो है P2 P1, ये पूरा का पूरा टैक्स है। तो देखो टैक्स ज्यादा है और प्राइस में चेंज कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो वो सारा का सारा जो बर्डन है वो प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा, कुछ बर्डन वो अपने ऊपर लेगा। अब यहाँ पर देखो क्यों लेगा, इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर आगे की तरफ जाता है तो कॉस्ट बढ़ती है, पीछे की तरफ आता है तो कॉस्ट घटती है। तो जो घटी हुई कॉस्ट यानी कि उसका जो सामान है वो क्या होगा, अगर आगे जा रहा था तो कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, पीछे आ रहा है तो कॉस्ट कम आ रही, तो यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है उसको सस्ता पड़ता है, तो इतना कंज्यूमर के ऊपर उस बर्डन को नहीं जाने देगा। तो वो आपसे पूछेंगे नेट के अंदर कि यहाँ पर ये बताओ कि कंज्यूमर के ऊपर कितना जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर जाता है हमेशा इस प्राइस से ऊपर का हिस्सा। ये जो है AC जो है AC A1 C1, ये जो हिस्सा जाएगा AC1 कंज्यूमर के ऊपर, और जो CB है C1 B1 ये जाएगा प्रोड्यूसर के ऊपर। यहाँ पर भी जो कंज्यूमर है वो वर्स ऑफ होगा,
लेकिन इतना नहीं जितना मैं फर्स्ट केस में हुआ था। इसके बावजूद सबसे इजी है वो आपका कांस्टेंट रिटर्न्स। कांस्टेंट रिटर्न्स के अंदर क्या है कि ये आपके प्राइस हुए और यहाँ पर आपने क्वांटिटी का डिसीजन कर लिया। अगर इस केस के अंदर टैक्स लगाया जाता है तो आपका जो सप्लाई करा हुआ है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एस से S1 S यानी कि P1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो प्राइस है वो P नोट से P1 हो गए, क्वांटिटी आपकी Q नोट से Q1 हो गई, यानी कि इतना आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, इतना प्राइस। और जो टैक्स देख रहे हो आपको टैक्स भी कितना होगा, मान लो ये कोई A और ये B है, टैक्स भी यही और जो प्राइस है वो भी यही, यानी कि टैक्स यही टैक्स है और इतना ही प्राइस में P नोट P1 ही तो है कि P नोट से P1 ही तो गए। तो चेंज इन प्राइस और जो टैक्स है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इस केस में जितना टैक्स लगेगा उतना ही प्राइस में चेंज होगा, यानी कि जितना टैक्स लगता है उतना ही वो कंज्यूमर के ऊपर डाल पाएगा। थैंक यू।